नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग का पहला लेक्चर, परिचय औद्योगिक सेफ्टी इंजीनियरिंग से। चलिए जानते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है और क्यों यह हर उद्योग के लिए जरूरी है। किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, केमिकल हो या कंस्ट्रक्शन, काम के दौरान कर्मचारियों को कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है। इन खतरों को हैजर्ड्स कहते हैं, जैसे मशीनों से चोट, रासायनिक गैसें, आग लगना या ऊंचाई से गिरना। इन जोखिमों को समझना और रोकना ही इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य है। प्रोफेसर मैती बताते हैं, सुरक्षा का मतलब है किसी भी अस्वीकार्य जोखिम से मुक्ति, यानी ऐसा माहौल बनाना जहां कर्मचारी निश्चिंत होकर सुरक्षित ढंग से काम कर सकें। इसमें सिर्फ हेलमेट पहनाना नहीं, बल्कि एक संपूर्ण सिस्टम तैयार करना होता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए हम हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स का पालन करते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं खतरे को हटाने की, यानी एलिमिनेट। अगर नहीं हटा सकते तो बदलने की, मतलब सब्स्टिट्यूट। उसके बाद आती हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव नियम और सबसे अंत में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या फिर पीपीई। सेफ्टी सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये एक सोच है, एक संस्कृति है। हर कर्मचारी को सेफ्टी की ट्रेनिंग देना, समय समय पर ऑडिट कराना और घटनाओं का विश्लेषण करना, ये सभी सुरक्षा के अभिन्न हिस्से हैं। और याद रखिए, सुरक्षा में निवेश नुकसान से बचाव है। तो दोस्तों, ये था पहला परिचयात्मक लेक्चर, जिसमें हमने जाना कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या है, क्यों जरूरी है और इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। आने वाले लेक्चर में हम और गहराई से सीखेंगे रिस्क असेसमेंट, एक्सीडेंट एनालिसिस, सेफ्टी मैनेजमेंट और स्टैंडर्ड्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। प्रश्न 1, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन में कौन कौन से इनपुट पैरामीटर्स होते हैं? विकल्प, पहला डिजाइन नॉलेज, दूसरा हैजर्ड नॉलेज, तीसरा लेसन्स लर्न्ड, चौथा सभी उपरोक्त सही। उत्तर, चौथा सभी उपरोक्त। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन यानी खतरे की पहचान करना किसी भी उद्योग में सुरक्षा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसके लिए 3 मुख्य जानकारियां आवश्यक होती हैं। पहला, डिजाइन नॉलेज, मशीन या प्रक्रिया कैसे डिजाइन की गई है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उनका कार्य क्या है, यह जानना जरूरी है, ताकि यह समझा जा सके कि सिस्टम कहां फेल हो सकता है। दूसरा, हैजर्ड नॉलेज, कौन कौन से संभावित खतरे पहले से जाने पहचाने हैं, उनका नेचर क्या है, जैसे केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आदि, यह जानना भी जरूरी है। तीसरा, लेसन्स लर्न्ड, पहले हुई घटनाओं, दुर्घटनाओं या नियर मिस मामलों से सीखी गई बातें, ये हमें सिखाती हैं कि कौन सी सावधानी जरूरी है। इन तीनों का समावेश ही एक सटीक हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करता है। प्रश्न 2, आईएमआरआई और एफएमआरआई के बीच क्या संबंध होता है? विकल्प है, पहला, आईएमआरआई बड़ा है एफएमआरआई से। दूसरा, आईएमआरआई बराबर या बड़ा है एफएमआरआई से। तीसरा, आईएमआरआई छोटा है एफएमआरआई से। चौथा, आईएमआरआई बराबर है एफएमआरआई के। सही उत्तर है, आईएमआरआई बराबर या बड़ा है एफएमआरआई से। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। आईएमआरआई यानी इनिशियल मिसहैप रिस्क इंडेक्स, ये वो स्थिति है जब हमने खतरे को पहचान तो लिया है, लेकिन अभी तक कोई नियंत्रण उपाय लागू नहीं किया है। एफएमआरआई यानी फाइनल मिसहैप रिस्क इंडेक्स, ये तब की स्थिति है जब हमने नियंत्रण उपाय जैसे कि पीपीई या इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लागू कर दिए हैं। सुरक्षा उपाय लागू होने के बाद जोखिम का स्तर कम हो जाता है।
इसलिए एफएमआरआई हमेशा आईएमआरआई से छोटा या बराबर ही रहेगा। यही सुरक्षा की प्रभावशीलता को दर्शाता है। अब अगला सवाल, पीटीडी यानी प्रिवेंशन थ्रू डिजाइन में कौन कौन से कंट्रोल मेजर होते हैं? विकल्प है, पहला पीपी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, दूसरा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, तीसरा पीपी सब्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, चौथा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और पीपीए। सही उत्तर है दूसरा, यानी एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। प्रिवेंशन थ्रू डिजाइन या पीटीडी का मतलब होता है डिजाइन के स्तर पर ही जोखिम को खत्म करना या कम करना। पीटीडी के सबसे प्रभावी उपाय ये हैं। सबसे पहला एलिमिनेशन, यानी अगर संभव हो तो खतरे को पूरी तरह से हटा देना। उदाहरण के लिए किसी अत्यधिक ज्वलनशील रसायन का इस्तेमाल ही न करना। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, अगर एलिमिनेशन संभव नहीं है तो उस खतरे को किसी कम खतरनाक विकल्प से बदल देना, जैसे मरकरी की जगह डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग करना। तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, जैसे मशीन के चारों ओर गार्ड लगाना, सेंसर्स लगाना या वेंटिलेशन देना वगैरह। ये तीनों उपाय यानी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हैजार्ड कंट्रोल हायरार्की में सबसे ऊपर माने जाते हैं। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 4, चेज ऑफ स्टडी में जहां डिविएशन की जांच होती है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प है, पहला स्टडी नोट्स, दूसरा इंटेंशन, तीसरा डिविएशंस और चौथा कॉजेज। सही उत्तर है पहला स्टडी नोट्स। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। चेज ऑफ यानी हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी अध्ययन में किसी भी प्रक्रिया को छोटे छोटे लॉजिकल हिस्सों में बांटा जाता है। हर एक हिस्से को स्टडी नोड कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक पाइपलाइन है तो उसमें हर वाल्व, जंक्शन या पंप एक स्टडी नोड माना जाएगा। फिर हर नोड पर हम यह जांचते हैं कि कोई पैरामीटर जैसे फ्लो या प्रेशर अपनी तय सीमा से ऊपर या नीचे तो नहीं जा रहा है। अब सवाल नंबर 5, 6 में डिविएशन को कैसे परिभाषित किया जाता है? विकल्प इस प्रकार है, पहला गाइड वर्ड और पैरामीटर, दूसरा स्टडी नोड और गाइड वर्ड, तीसरा स्टडी नोड और कॉजेस और चौथा गाइड वर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस। सही उत्तर है पहला विकल्प यानी गाइड वर्ड और पैरामीटर। चलिए अब इसे और विस्तार से समझते हैं। छाजॉप में हम डिविएशन यानी संभावित असामान्यता को कुछ इस तरह से समझते हैं। गाइड वर्ड जैसे मोर, लेस, नो या एज वेल एज, और पैरामीटर जैसे फ्लो, टेम्परेचर या प्रेशर। जब हम गाइड वर्ड और पैरामीटर को जोड़ते हैं तो हमें एक डिविएशन मिलता है। उदाहरण के लिए मोर प्रेशर या नो फ्लो। अब प्रश्न 6, हैजॉप में एज वेल एज गाइड वर्ड का अर्थ क्या होता है? विकल्प है, पहला क्वालिटेटिव डिक्रीज, दूसरा क्वांटिटेटिव इंक्रीज, तीसरा क्वांटिटेटिव डिक्रीज और चौथा क्वालिटेटिव इंक्रीज। सही उत्तर है चौथा क्वालिटेटिव इंक्रीज। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। एज वेल एज का मतलब होता है कि कोई अतिरिक्त अवांछित गुणात्मक चीज प्रक्रिया में शामिल हो गई है। उदाहरण के लिए अगर पाइप में सिर्फ पानी जाना चाहिए था लेकिन उसके साथ रस्ट या कोई केमिकल भी आ गया तो यही एज वेल एज डिविएशन कहलाता है। अब सवाल नंबर 7, जब कोई सिस्टम अपनी इंटेंडेड फंक्शन पूरी नहीं कर पाता तो उसे आखिर क्या कहते हैं? विकल्प आई फेलियर मोड्स काबा, इफेक्ट डी सिवेरिटी आई, प्रोबेबिलिटी। सही उत्तर है आई फेलियर मोड्स।
विस्तृत समझ। फेलियर मोड वह तरीका होता है जिससे एक सिस्टम या उसका भाग विफल हो सकता है। उदाहरण के लिए मोटर का बंद हो जाना, पंप से पानी न आना या ओवरहीटिंग होना। हर फेलियर का एक तरीका होता है जो फेलियर मोड कहलाता है। प्रश्न 8, FMEA किसका टूल है? विकल्प पहला 45/4, दूसरा रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट टूल, तीसरा फॉल्ट फाइंडिंग टूल, चौथा इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है रिलायबिलिटी इंप्रूवमेंट टूल। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। FMEA यानी फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस का उद्देश्य सिस्टम की रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता को सुधारना है। यह संभावित विफलताओं की पहचान करके उनका प्रभाव और गंभीरता समझकर सही समाधान देता है। अगला सवाल प्रश्न 9, यदि ऑकरेंस 9 है, सेवेरिटी 5 है और डिटेक्टेबिलिटी 4 है तो RPN कितना होगा? विकल्प पहला 45/4, दूसरा 18, तीसरा 180, चौथा 20/9 सही उत्तर है तीसरा विकल्प 180। चलिए अब इसे विस्तार से समझते हैं। RPN यानी रिस्क प्रायोरिटी नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है RPN बराबर ऑकरेंस गुणा सिवेरिटी गुणा डिटेक्टेबिलिटी। तो 9 गुणा 5 गुणा 4 बराबर 180। और हाँ, यह नंबर जितना बड़ा होगा उस समस्या को उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है। अब सवाल नंबर 10, RPN को कम करने के लिए सबसे पहले क्या देखें? विकल्प हैं पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, दूसरा सिवेरिटी, तीसरा डिटेक्टेबिलिटी और चौथा नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तीनों में से उस मान को सबसे पहले कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में आ सकता है। सेवेरिटी को बदलना अक्सर मुश्किल होता है। डिटेक्टेबिलिटी बढ़ाना यानी जल्दी पहचानना एक अच्छा उपाय है, लेकिन ऑकरेंस को कम करना सबसे कारगर तरीका माना जाता है। अब अगला सवाल प्रश्न 11, FMEA में बॉटम अप अप्रोच को क्या कहते हैं? विकल्प है पहला हाइब्रिड अप्रोच, दूसरा फंक्शनल अप्रोच, तीसरा सिस्टम अप्रोच और चौथा नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है तीसरा सिस्टम अप्रोच। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सिस्टम अप्रोच में हम पूरे सिस्टम को टॉप से लेकर उसके हर छोटे छोटे कंपोनेंट तक तोड़ते हैं। वैसे यह अप्रोच जटिल मशीनों या प्रणालियों में ज्यादा उपयोग होती है। अब एक सवाल प्रश्न 12, FMEA में पहला कदम क्या होता है? विकल्प है पहला पोटेंशियल कॉजेस की पहचान, दूसरा फेलियर मोड्स की पहचान, तीसरा सेवेरिटी की पहचान और चौथा क्रिटिकलिटी की पहचान। सही उत्तर है फेलियर मोड्स की पहचान। चलिए अब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। FMEA का सबसे पहला कार्य होता है कौन कौन से संभावित तरीके हैं जिनसे सिस्टम फेल हो सकता है, यानी फेलियर मोड्स। इसके बाद ही कॉज, सिवेरिटी, ऑकरेंस और डिटेक्टेबिलिटी की पहचान होती है। अब एक सवाल प्रश्न 13, FMEA का उपयोग कहां किया जा सकता है? विकल्प है पहला कॉन्सेप्ट जनरेशन या सिलेक्शन, दूसरा प्रिलिमिनरी डिजाइन, तीसरा डिजाइन इंप्रूवमेंट और चौथा सभी उपरोक्त। सही उत्तर है सभी उपरोक्त। थोड़ा विस्तार से समझे तो FMEA का उपयोग
डिजाइन के किसी भी चरण में किया जा सकता है, जैसे कि नए विचार की टेस्टिंग, प्रारंभिक डिजाइन या मौजूदा डिजाइन को सुधारना। अब अगला सवाल, प्रश्न 14, रिस्क असेसमेंट की पहली स्टेज क्या होती है? विकल्प है, पहला एक्सपोजर असेसमेंट, दूसरा हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, तीसरा टॉक्सिसिटी स्टडी और चौथा रिस्क कैरेक्टराइजेशन। सही उत्तर है दूसरा, यानी हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। विस्तृत समझ के लिए सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि संभावित खतरे कौन कौन से हैं। इसके बाद एक्सपोजर, टॉक्सिसिटी और रिस्क कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। प्रश्न 15 है, मानव खतरे के विश्लेषण के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है? विकल्प है, 1 PHA, 2 HTA, 3 HAZOP और 4 पेट्रीनेट। सही उत्तर है 2 HTA, यानी हायरार्किकल टास्क एनालिसिस। विस्तृत समझ के तौर पर HTA मानव कार्यों को तोड़कर उनकी स्टेप बाय स्टेप जिम्मेदारी और संभावित त्रुटियों का विश्लेषण करता है। इसलिए यह सबसे प्रभावी तकनीक है ह्यूमन एरर के लिए। औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा मैनेजमेंट। सुरक्षा समिति। सुरक्षा समिति क्या है? सुरक्षा समिति, जिसे स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति भी कहा जाता है, किसी संगठन या कार्यालय में व्यक्तियों का एक समूह जो एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होता है। सुरक्षा समिति का मुख्य उद्देश्य संभावित खतरों की पहचान करना, सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना और कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देना है। सुरक्षा समिति की संरचना संगठन के आकार और प्रकृति के अनुसार भिन्न हो सकती है, लेकिन इसमें आमतौर पर विभिन्न विभागों या कार्यस्थलों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इन प्रतिनिधियों में विशेष स्तरों के कर्मचारी, सुपरवाइजर, मैनेजर्स और कभी-कभी स्वास्थ्य और सुरक्षा के जो पेशेवर होते हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। सुरक्षा समिति का गठन कैसे किया जाता है? सुरक्षा समिति के आधे सदस्य श्रमिकों से होते हैं, वर्कर्स होते हैं, और आधे सदस्य मैनेजमेंट से होते हैं। और कमेटी का आकार फैक्ट्री में कुल एम्प्लॉय की संख्या पर निर्भर करता है। यदि 1/3 एम्प्लॉय महिलाएं हैं तो नामांकित एम्प्लॉय प्रतिनिधियों में से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। कुल श्रमों की संख्या के आधार पर समिति का आकार 500 से कम श्रमिक पर कम से कम कमेटी में 6 सदस्य होने चाहिए। 500 से ऊपर और 1000 तक एम्प्लॉय पे 8 सदस्य होने चाहिए और 1000 से 3000 श्रमिकों के बीच में 10 सदस्यों की कमेटी होनी चाहिए और 3000 से अधिक होने पर 12 सदस्यों की कमेटी होनी चाहिए। फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत कुछ सेफ्टी कमेटियां होती हैं। भारत के जो फैक्ट्री एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948 में कारखानों में सुरक्षा समितियों के गठन और उनके कार्यों से संबंधित प्रावधान है। ये प्रावधान कारखाने परिसर में श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। हालांकि ये अधिनियम राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है, इसलिए नियम और विनियम राज्य के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। सुरक्षा समितियों के सामान्य प्रावधान।
सुरक्षा समितियों का गठन अधिनियम के अनुसार कारखानों का आकार और उनके संचालन की प्रकृति के आधार पर सुरक्षा समितियों का गठन आवश्यक हो जाता है। यह समिति आमतौर पर प्रबंधन और श्रमिक दोनों के प्रतिनिधित्व से बनी होती है। सदस्यता। सुरक्षा समिति में आमतौर पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई पक्ष के समान प्रतिनिधित्व होते हैं। सदस्यों की संख्या और उनकी भूमिकाओं को राज्य विशिष्ट नियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। अध्यक्ष। कमेटी का अध्यक्ष एक निर्दिष्ट होता है जिसे आमतौर पर प्रबंधन के प्रतिनिधि में चुना जाता है, जो मैनेजमेंट का मेन लीडर होता है। मीटिंग्स। सुरक्षा समिति को नियमित अंतराल पर मीटिंग्स करनी होती हैं जो राज्य के नियमों द्वारा निर्धारित होती हैं या अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझी जाती हैं। प्रति 3 महीने या वर्ष में न्यूनतम मीटिंग्स की संख्या राज्य नियमों के अनुसार तय होती है। कार्य। सुरक्षा कमेटी के प्राथमिक कार्यों में शामिल है जैसे कारखाने में सुरक्षा उपाय और परिस्थितियों की समीक्षा और निगरानी करना, सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों में सुधार के लिए सुझाव देना, कारखाने में होने वाली दुर्घटनाएं के बारे में मुद्दों की जांच करना और उनके निवारण के लिए कार्य करना, श्रमिकों के एम्प्लॉइयों के लिए सुरक्षा और उन्हें जागरूक करना, उसके लिए उन्हें ट्रेनिंग देना और निरीक्षण मतलब सुपरविजन करना। सुरक्षा समिति फैक्ट्री इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कुछ सेफ्टी नियमों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण कर सकती है। बैठ मीटिंग्स की कार्रवाई का रिकॉर्ड। सेफ्टी कमेटी की जो मीटिंग होती हैं उन्हें उनकी जो विस्तृत कार्रवाई को संधारित किया जाना चाहिए जिसमें एजेंडा, चर्चाएं, निर्णय और सभी बिंदु शामिल हों। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत में सुरक्षा कमेटियों में अधिक संबंधित प्रावधान राज्य के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, इसलिए सही और जानकारी के लिए कारखाना फैक्ट्री एक्ट और जो संबंधित राज्य के नियम हैं उनको भी जानना जरूरी है। सुरक्षा समिति के सदस्य कौन हो सकते हैं? सुरक्षा समिति के सदस्य संगठन के आकार और प्रकृति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आमतौर पर यह समिति के संगठन के विभिन्न विभागों और स्तरों के प्रतिनिधित्व को शामिल करती है ताकि सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता सुनिश्चित की जा सके। सुरक्षा प्रबंधक समन्वयक व्यक्ति जो पूरे सुरक्षा कार्यक्रम की देखरेख करता है और सुरक्षा समिति की गतिविधियों का समन्वयन करता है, मतलब जो ध्यान रखता है, वो सेफ्टी मैनेजर होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर वह व्यक्ति जो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा में विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण रखता है और खतरों की पहचान करने और सुरक्षा उपाय लागू करने में मदद करता है। मैनेजमेंट के प्रतिनिधि विभिन्न विभागों के प्रबंधक या पर्यवेक्षक जो अपने क्षेत्र से संबंधित सुरक्षा चिंताओं में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज विभिन्न कार्य क्षेत्रों से प्रतिनिधि क्योंकि उनके पास अपनी भूमिकाओं में सुरक्षा चुनौतियों और संभावित खतरों का प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञान होता है। मानव संसाधन प्रतिनिधि एचआर एम्प्लॉय। एचआर कर्मी जो कर्मचारी सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने और सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण और उनकी नीतियों में मदद कर सकते हैं। मेंटेनेंस एम्प्लॉय
ये व्यक्ति उपकरण सुरक्षा और रख रखाव प्रथाओं और उपकरणों की देखभाल कर सकते हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के सदस्य, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, यदि लागू हो तो संगठन की आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम से संबंधित प्रतिनिधि शामिल किए जा सकते हैं। पर्यावरण स्वास्थ्य अधिकारी या EHS ऑफिसर, बड़े संगठनों या ऐसे संगठनों में जहां पर्यावरण स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हैं, एक EHS अधिकारी समिति का हिस्सा हो सकता है। यूनियन प्रतिनिधि, अगर वहां पर यूनियन लागू है तो यूनियन का एक व्यक्ति उसका प्रतिनिधि हो सकता है। व्यवसायिक स्वास्थ्य पेशेवर जैसे डॉक्टर या नर्स को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए समिति में शामिल किया जा सकता है। सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष, एक व्यक्ति जो सुरक्षा समिति का नेतृत्व करता है और बैठकों को संचालित करता है उसे सेफ्टी कमेटी का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष कहते हैं। सचिव या रिकॉर्डर, वह व्यक्ति जो बैठक के मिनट्स, एक्शन आइटम और समिति से संबंधित अन्य रिकॉर्ड को प्रलेखित करता है, उसको सेफ्टी कमेटी का सचिव कहते हैं। सुरक्षा समिति के सदस्यों का कर्तव्य, अध्यक्ष अगले बैठक के लिए एजेंडा तैयार करना, बैठक की जगह की व्यवस्था करना, सदस्यों को बैठक की सूचना देना, कार्यक्रम की व्यवस्था करना, बैठक के लिए समय सारणी तय करना, सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करना, पिछली बैठकों की कार्रवाई और सामग्री की समीक्षा करना और बैठकें संचालित करना। और सेफ्टी कमेटी का जो सचिव होता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैठक के मिनट्स रिकॉर्ड करना, मिनट समिति के सदस्यों को वितरित करना, अन्य कर्मचारियों के लिए मिनट पोस्ट करना, आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करना और जो उसके सदस्य होंगे, जो लीडर होंगे, सुरक्षित स्थितियों और प्रथाओं की रिपोर्ट करना, सभी सुरक्षा बैठकों में भाग लेना, सभी दुर्घटनाओं या निकट दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना, चोट, दुर्घटना, बीमारी और मृत्यु की जांच की समीक्षा करना, सुरक्षा में सुधार के लिए विचार और सुझाव देना, स्वयं सुरक्षित रूप से काम करना और दूसरों को सुरक्षित रूप से काम करने के लिए प्रभावित करना, निरीक्षण करना या उससे सहायता करना। सुरक्षा समिति का उद्देश्य और भूमिका, किसी भी संगठन में कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। सुरक्षा समिति यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि कोई भी कार्यस्थल सुरक्षित रहे और कर्मचारी बिना किसी अनावश्यक जोखिम या खतरे के अपना कार्य कर सके। कार्यालय सुरक्षा का महत्व, कार्यालय सुरक्षा न केवल एक कानूनी आवश्यकता है बल्कि यह प्रत्येक कर्मचारी का मौलिक अधिकार भी है। सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। कर्मचारियों की सुरक्षा करना, कार्यस्थल की घटनाएं चोटों यहाँ तक कि मृत्यु का कारण बन सकती हैं। उत्पादकता बढ़ाना, एक सुरक्षित कार्यस्थल कर्मचारियों में आत्मविश्वास पैदा करता है जिससे वे अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। लागत को कम करना, दुर्घटनाओं के कारण चिकित्सा खर्च, मुआवजा दावों और उत्पादकता में कमी जैसी वित्तीय हानि से बचाने में बचत मिलती है। सुरक्षा संबंध समिति कार्यस्थल सुरक्षा में कैसे योगदान करती है? सुरक्षा समिति एक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाती है ताकि कार्य का माहौल सुरक्षित बना रहे। संगठन के आकार, उद्योगों और सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार समिति की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां भिन्न हो सकती हैं। हालांकि यहाँ सुरक्षा समिति की कुछ सामान्य भूमिकाएं और जिम्मेदारियां दी गई हैं।
खतरे की पहचान और जोखिम आकलन। कार्यस्थल का नियमित निरीक्षण और जोखिम आकलन करना ताकि संभावित खतरों की पहचान हो सके। प्रत्येक खतरे से संबंधित जोखिम के स्तर का मूल्यांकन करना और सुधारात्मक कार्यों को प्राथमिकता देना। घटनाओं की रिपोर्टिंग और जांच। कार्यस्थल की घटनाएं, दुर्घटनाएं और निकट घटनाओं के लिए एक स्पष्ट रिपोर्टिंग प्रक्रिया स्थापित करना। रिपोर्ट की गई घटनाओं की गहन जांच करना ताकि उनके मुख्य कारणों और सहायक कारणों का पता लगाया जा सके। सुरक्षा नीति की समीक्षा और कार्यान्वयन। मौजूदा सुरक्षा नीतियों और प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अद्यतन हैं और नियमों का पालन करते हैं। प्रबंधन के साथ मिलकर सुरक्षा नीतियों को लागू करना और उन्हें प्रभावी ढंग से संगठन में प्रेषित करना। प्रशिक्षण और शिक्षा। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना ताकि वे सुरक्षा प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक और समझदार बने। विशेष कार्य भूमिकाओं या खतरों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिए संबंधित विभागों के साथ सहयोग करना। आपातकालीन तैयारी या इमरजेंसी। निकासी प्रतिक्रियाओं और संचार प्रोटोकॉल सहित आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को विकसित और समीक्षा करना। कार्यालय प्रतिक्रिया योजनाओं की प्रभावशीलता का परीक्षण करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए अभ्यास और अभ्यास आयोजित करना। सुरक्षा संचार और प्रचार। पोस्टर, न्यूज़लेटर और अन्य संचार चैनलों के माध्यम से सुरक्षा मुद्दों और पहलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। कर्मचारियों और सुरक्षा समिति के बीच खुला संवाद प्रोत्साहित करना ताकि सुरक्षा चिंताओं या सुझावों को रिपोर्ट किया जा सके। सुरक्षा समिति संस्कृति का निर्माण। संगठन में सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना ताकि सभी स्तर के कर्मचारी सुरक्षा में अपनी भूमिका समझें और सक्रिय रूप से योगदान दें। निरंतर सुधार। फीडबैक और परिणाम के आधार पर सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रथाओं का लगातार मूल्यांकन और सुधार करना। सुरक्षा समिति को एक सक्रिय और समाधान उन्मुख टीम के रूप में काम करना चाहिए। संगठन के सभी स्तरों पर कर्मचारियों को शामिल करना चाहिए ताकि एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण बनाया जा सके। उनकी मेहनत और समर्पण दुर्घटनाओं, चोटों और घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। सुरक्षा समिति से संबंधित अधिनियम और कानून। पिछले सेशन में हमने सीखा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को PDCA प्रिंसिपल प्लान डू चेक एक्ट पर कैसे विकसित किया जाता है। आज हम एक केस स्टडी देखेंगे जिससे ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये केस स्टडी एक वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट की है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 मिलियन टन है और लगभग 25,000 लोग वहां काम करते हैं। OHSMS का स्कोप सेफ्टी सिस्टम सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शामिल है वर्कर्स, मशीन्स, कॉन्ट्रैक्टर्स कम्युनिटी, स्कूल, आसपास रहने वाले लोग, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पूरा साइकिल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पूरी सोसाइटी का ध्यान रखना होता है ताकि कंपनी किसी भी तरह का नुकसान बाहर की दुनिया को न पहुंचाए। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज। ट्रेनर बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग 4 तरह के होते हैं। स्टूडेंट्स मॉडल। 1. स्टूडेंट ए मेहनत करते हैं और रिजल्ट लाते हैं, आइडियल एम्प्लॉयज। 2. स्टूडेंट बी बिना मेहनत किए भी कभी कभी रिजल्ट आ जाता है, बाय लक। 3. स्टूडेंट सी मेहनत करते रहते हैं पर रिजल्ट देर से आता है। 4. स्टूडेंट डी न मेहनत करते हैं न रिजल्ट आता है। किसी भी कंपनी को स्टूडेंट ए और सी जैसे लोग चाहिए, यानी जो लगातार मेहनत करें और रिजल्ट लाएं। ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी लेवल्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी कल्चर को 4 लेवल्स में बांटा गया है। 1. बिगिनर्स, सिर्फ दबाव या इंस्पेक्शन पर काम करते हैं। 2. गाइडेड, सुपरवाइजर या ऑफिसर के कहने पर काम करते हैं। 3. सेल्फ डिसिप्लिन,
खुद ही सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं। 4. वर्ल्ड क्लास, खुद के साथ साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखते हैं। वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन वही कहलाता है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। PDCA इम्प्लीमेंटेशन इन प्लांट इस स्टील प्लांट ने PDCA को इस तरह डिप्लॉय किया। प्लान, सेफ्टी पॉलिसी, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, गोल्स डू, इम्प्लीमेंटेशन, SOPs, ट्रेनिंग, टूल्स, चेक, रेगुलर रिव्यू, ऑडिट एक्ट, गैप्स को सुधारना और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज प्लांट की कोर वैल्यूज, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, एक्सीलेंस, हर काम में बेस्ट करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप लेना, यूनिटी, टीम वर्क, पायनियरिंग, इनोवेशन लाना, लीडर्स टाइम, एफर्ट और मनी लगाकर ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव करते हैं। मेथोडोलॉजी, 17 पिलर्स, ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी को 17 प्रिंसिपल्स पर चलाता है, जैसे लीडरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, कॉम्पिटेंट पीपल, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एश्योरेंस, सेफ्टी एनालिटिक्स, प्रिवेंशन थ्रू डिजाइन। हर हैजार्ड के लिए रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल लिखित रूप में किया जाता है। कॉम्पिटेंट लोग ही रिस्क असेसमेंट करते हैं। हाई रिस्क हैजार्ड्स को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल से कम किया जाता है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग अनिवार्य है। बिहेवियरल प्लस प्रोसेस सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 2 सेफ्टी मॉडल्स मिलाकर अपनाए। 1. बिहेवियरल सेफ्टी 80%, वर्कर्स की आदतें और व्यवहार सुधारना। 2. प्रोसेस सेफ्टी 20%, इंजीनियर्स द्वारा हैजर्ड एनालिसिस और कंट्रोल्स। दोनों का मिला-जुला अप्रोच सबसे असरदार होता है। कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट KWS मॉडल, ड्यूपॉन्ट। फ्रंटलाइन मैनेजर्स, ज्यादा स्किल ट्रेनिंग मैनेजर्स, ज्यादा नॉलेज ट्रेनिंग लीडर्स, ज्यादा विल माइंडसेट डेवलपमेंट। रिजल्ट्स LTIFR, लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट बहुत कम हुआ, सेफ्टी अच्छी हुई, बिजनेस परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुआ। गुड सेफ्टी आर्ट्स गुड बिजनेस। Implementation strategies. 8. Seeing the light. Training, awareness, risk analysis से 80% लोग सुधरते हैं। 2. Showing the heat. 20% लोग जो नहीं मानते उन्हें consequence management से सुधारा जाता है। Examples from plant working at height. Lifelines or lanyards use construction sites. Barricading, PPE, safe tools, fire emergency. फायर टेंडर्स 2-3 मिनट में साइट पर पहुंचते हैं। वेल्डिंग सेफ्टी, सिलेंडर्स हमेशा अपराइट पोजीशन में, स्टेयर्स, हैंडरेल पकड़ना कंपल्सरी। ये सब कल्चर बन चुका है। फाइनल मैसेज इस ऑर्गेनाइजेशन का विजन, हर वर्कर और हर इक्विपमेंट रोज सेफ घर पहुंचे। सही तरीके से OHSMS लागू करने से प्रोडक्शन, क्वालिटी और सेफ्टी सब इंप्रूव होते हैं। यही एक वर्ल्ड क्लास सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेफ्टी अवेयरनेस ट्रेनिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुरक्षा, खतरा, जोखिम और उनके बीच के अंतर के बारे में। ये विषय खास तौर पर इंडस्ट्री, फैक्ट्री या किसी भी कार्यस्थल पर काम करने वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1. हिंदी नुकसान या खतरे से मुक्त होने की स्थिति को क्या कहते हैं? उत्तर विकल्प 4. सुरक्षा, इंग्लिश। What is the degree of freedom from harm or danger called? Answer. Option 4. Safety. Explanation. सेफ्टी का मतलब होता है ऐसी स्थिति जहां किसी को चोट, बीमारी या किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। जब कोई सिस्टम या जगह खतरों से मुक्त होती है तो उसे सुरक्षित कहते हैं। प्रश्न 2. हिंदी। कोई भी वास्तविक या संभावित स्थिति जो चोट, बीमारी, मृत्यु, संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है उसे क्या कहते हैं? उत्तर खतरा, इंग्लिश। Any real or potential condition that can cause injury, illness, or death, or damage to system, equipment, or environment is called. Answer. Hazard. Explanation.
हैजर्ड एक ऐसी स्थिति होती है जो नुकसान पहुंचा सकती है। ये खतरा भविष्य में हो सकता है या वर्तमान में मौजूद हो सकता है, जैसे कि गीला फर्श फिसलने का खतरा है। प्रश्न 3 हिंदी। हैजर्ड त्रिकोण के तत्व क्या हैं? उत्तर, खतरनाक तत्व, आरंभ करने वाला कारण, लक्ष्य, धमकी। इंग्लिश, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द हैजर्ड ट्रायंगल? आंसर, हैजर्डस एलिमेंट, इनिशिएटिंग मैकेनिज्म, टारगेट, थ्रेट। एक्सप्लेनेशन, हैजर्ड ट्रायंगल 3 हिस्सों से मिलकर बनता है। पहला, हैजर्डस एलिमेंट, जो असल में खतरा पैदा करता है। दूसरा, इनिशिएटिंग मैकेनिज्म, जो उस खतरे को शुरू करता है। तीसरा, टारगेट, थ्रेट, जिसे नुकसान हो सकता है। प्रश्न 4 हिंदी। जोखिम नियंत्रण प्रणाली की कमजोरी को क्या कहा जाता है? उत्तर, पिछला संकेतक। इंग्लिश, द वीकनेस ऑफ अ रिस्क कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड? आंसर, लैगिंग इंडिकेटर। एक्सप्लेनेशन, लैगिंग इंडिकेटर्स वे संकेतक होते हैं जो किसी घटना के बाद मिलते हैं, जैसे दुर्घटना के बाद रिपोर्ट। ये दिखाते हैं कि सिस्टम में पहले से कोई कमी थी जिसे नहीं रोका गया। प्रश्न 5 प्रक्रिया खतरे की पहचान के लिए प्रमुख तकनीक कौन सी है? उत्तर है विकल्प 4 चेजॉप। द इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस हैजर्ड? द आंसर इज ऑप्शन 4 चेजॉप। हाजॉप यानी हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी एक स्ट्रक्चर्ड मेथड है जिससे पता लगाया जाता है कि कोई प्रक्रिया कहां और कैसे असफल हो सकती है और उसका क्या परिणाम होगा। इन प्रश्न 6 ये प्रश्न फॉर्म में खाली है, कृपया इसे दोबारा भेजें। प्रश्न 7 किसी खतरे के साकार होने से कितने लोगों को किस स्तर की हानि हुई और कितनी बार हुई, इसे क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है सामाजिक जोखिम या सोसाइटल रिस्क। The frequency and number of people suffering harm from hazards is called. The answer is a societal risk. Explanation. Societal risk का मतलब है समाज या समूह स्तर पर खतरे का प्रभाव। उदाहरण के लिए किसी रासायनिक फैक्ट्री में गैस लीक से पास के गांव को खतरा होना, यह एक सोसाइटल रिस्क है। प्रश्न 8 सिस्टम की बिगड़ती स्थिति से जुड़ा जोखिम क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है एंट्रोपी जोखिम या एंट्रोपी रिस्क। द रिस्क एसोसिएटेड विद डिग्रेडेशन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड? द आंसर इज एंट्रोपी रिस्क। एक्सप्लेनेशन, एंट्रोपी रिस्क वह जोखिम है जो तब पैदा होता है जब कोई सिस्टम समय के साथ धीरे धीरे खराब होता है, जैसे कि मशीन का घिसना या पुराना सॉफ्टवेयर। यह आप जानते हैं सिस्टम की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है। प्रश्न 9 स्थिति विवरण। एक कर्मचारी सीढ़ी से नीचे आते समय सुरक्षा बेल्ट तो पहन रहा है, लेकिन फॉल बैक अरेस्टर का उपयोग नहीं कर रहा। इस स्थिति में खतरनाक तत्व क्या है? उत्तर है सीधी सीढ़ी या वर्टिकल लैडर। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द हैजर्डस एलिमेंट? द आंसर इज वर्टिकल लैडर। एक्सप्लेनेशन, सीधी सीढ़ी एक खतरनाक तत्व है क्योंकि इस पर चढ़ते या उतरते समय गिरने का खतरा हमेशा रहता है, और जब सुरक्षा उपकरण न हो तो यह और भी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। प्रश्न 10 ऊपर दी गई स्थिति में आरंभ करने वाला कारण या इनिशिएटिंग मैकेनिज्म क्या है? इसका उत्तर है फॉल बैक अरेस्टर का उपयोग न करना, यानी नॉट यूजिंग फॉल बैक अरेस्टर। In the above situation, what is the initiating mechanism? The answer is not using fallback arrestor. Explanation. Initiating mechanism वह होता है जो खतरे को सक्रिय करता है। इस केस में कर्मचारी ने fallback arrestor नहीं पहना, जिससे गिरने का खतरा शुरू हुआ, तो बस यही मुख्य कारण बन गया। नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। साथ ही समझेंगे OHSAS 8001 क्या है और यह कैसे हेल्प करता है एक मजबूत सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में।
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं OHSAS और ओशा में। ओशा यूनाइटेड स्टेट्स का एक सरकारी संगठन है जो लेबर मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, जबकि OHSAS 18,000 विंग एक इंटरनेशनल स्पेसिफिकेशन है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी या प्रोसेस के साथ हैजर्ड्स जरूर आते हैं, जैसे बिजली आई, प्रोडक्शन बढ़ा, लाइफ आसान हुई, लेकिन हाई वोल्टेज के कारण खतरे भी आए। अगर इन हैजर्ड्स को कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इंजरी और इंसिडेंट में बदल जाते हैं। इसको रोकने के लिए हमें चाहिए रिस्क कंट्रोल सिस्टम, यानी इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, सेफ्टी बैरियर्स और फेल सेफ सिस्टम्स। 1930s में हाइनरिच नाम के इंजीनियर ने डोमिनो थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि कोई बड़ा एक्सीडेंट अचानक नहीं होता, उसके पीछे 30 छोटे इंजरीज, 300 माइनर इंसिडेंट्स और 3000 नियर मिसेस होते हैं। अगर हम इस चेन को बीच में रोक लें तो बड़ा हादसा टल सकता है। किसी भी इंडस्ट्री में दो बातें जरूरी हैं। लोग सुरक्षित घर लौटें, मशीनें और प्रोडक्शन क्वालिटी बनाए रखें। यही कहलाता है हेल्थ एंड सेफ्टी फिलॉसफी। आज की प्रोग्रेसिव कंपनियां जैसे टाटा स्टील, रिलायंस कहती हैं कि एक भी खून की बूंद फैक्ट्री फ्लोर पर नहीं गिरनी चाहिए। एक एक्सीडेंट का डायरेक्ट कॉस्ट अगर 1 रुपया है तो उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट 8 से 36 गुना तक हो सकता है, क्योंकि इसमें शामिल होते हैं इन्वेस्टिगेशन, लीगल केसेस, रेप्यूटेशन लॉस और एम्प्लॉई मोराल पर असर। OHSAS 18,001 एक स्पेसिफिकेशन है, यानी गाइडलाइन की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए। 1999 में इसे बनाया गया, 2007 में इसे स्टैंडर्ड में बदला गया। ये चलता है PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक, एक्ट पर। One plan: hazard identification, risk assessment, legal compliance. 2. Do, training, implementation, life-saving rules. 3. Check, inspections, audits, data analysis. 4. Act, corrective action, continuous improvement. साल 2018 में OHSAS 18,001 को और इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत बनाकर ISO 45001 लाया गया। इसमें ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस भी शामिल की गई और यह ISO 9001 क्वालिटी और ISO 40001 एनवायरनमेंट से कंपैटिबल है। इसलिए अब दुनिया धीरे धीरे OHSAS 18,001 से ISO 45001 पर शिफ्ट हो रही है। एक्सीडेंट्स और डाउन टाइम कम होते हैं, लीगल कंप्लायंस आसान होता है, एम्प्लॉयज की सेफ्टी और मोराल बढ़ता है, कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, इंश्योरेंस कॉस्ट कम होता है। तो दोस्तों, OHSAS 18,001 और ISO 45001 सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों की जान बचाता है, कंपनियों का नाम ऊंचा करता है और प्रोडक्शन को सस्टेनेबल बनाता है। अगले सेशन में हम एक केस स्टडी देखेंगे जिसमें समझेंगे कि OHSAS 80,001 को प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम्स यानी OHSAS 18,008 के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय इंडस्ट्री में सुरक्षित कार्य प्रणाली को समझने और लागू करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी मशीन, प्रोसेस या सिस्टम की सफलता 3 तरह की इंटीग्रिटी पर निर्भर करती है। पहला, ऑपरेशनल इंटीग्रिटी, यानी मशीन वही तरीके से काम करे जैसा डिजाइन किया गया है। दूसरा, मैकेनिकल इंटीग्रिटी, यानी सभी पार्ट्स और उपकरण सही स्थिति में हों। और तीसरा, ह्यूमन इंटीग्रिटी, यानी ऑपरेटर और कर्मचारी प्रशिक्षित होकर सही व्यवहार करें। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी को याद कीजिए। पानी MIC टैंक में चला गया, जिसकी डिजाइन अनुमति नहीं देती थी। नतीजा, हजारों मौतें और लाखों घायल। यह ऑपरेशनल इंटीग्रिटी की विफलता थी। 1988 में ब्रिटेन के पाइपर अल्फा ऑनेल प्लेटफॉर्म पर ब्लास्ट हुआ। एक पंप की फ्लैंज ढीली छोड़ी गई थी। परिणाम, गैस लीक, आग और पूरा प्लेटफॉर्म नष्ट। यह मैकेनिकल इंटीग्रिटी की विफलता थी। मानव त्रुटियां भी हादसों का बड़ा कारण है। कर्मचारी की ट्रेनिंग, क्षमता और अनुशासन ही ह्यूमन इंटीग्रिटी कहलाता है। अगर यह टूट जाए
तो ऑपरेशन सुरक्षित नहीं रह सकता। मान लीजिए एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस से 400 टन पिघला हुआ लोहा 1000 डिग्री सेल्सियस पर टॉर्पीडो लेडल कार से स्टील मेल्टिंग शॉप तक ले जाया जा रहा है। ऑपरेशनल इंटीग्रिटी का मतलब है सही ढंग से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। मैकेनिकल इंटीग्रिटी की बात करें तो लेडल की लाइनिंग, एक्सल, ब्रेक सुरक्षित होने चाहिए। और हां, ह्यूमन इंटीग्रिटी में ऑपरेटर की सावधानी और स्पीड कंट्रोल बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग हैजर्ड को पहचान ही नहीं पाते, जैसे बाइक पर बिना हेलमेट 3 लोगों का बैठना और मोबाइल पर बात करना। हैजर्ड का मतलब है हानि की संभावना, रिस्क का मतलब है हानि की मात्रा और परिणाम। रिस्क 2 प्रकार के होते हैं। एक है रेजिडुअल रिस्क, डिजाइन में ही छूटे हुए हैजर्ड जैसे रेलवे अनमैन्ड क्रॉसिंग, और दूसरा है एंट्रोपिक रिस्क, सिस्टम या मशीन के पुराना होने, खराब रखरखाव या मानव क्षमता घटने से पैदा हुआ रिस्क, जैसे ब्रेक फेल या पंप लीक। हमेशा लक्ष्य यह होना चाहिए कि जोखिम को अलार्म स्तर तक लाया जाए, यानी एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। इसके लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रेजिडुअल रिस्क को डिजाइन स्टेज पर ही कम करना और ह्यूमन ट्रेनिंग और मॉनिटरिंग जरूरी है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने सीखा ऑपरेशनल, मैकेनिकल और ह्यूमन इंटीग्रिटी क्यों जरूरी है, रेजिडुअल और एंट्रोपिक रिस्क क्या होते हैं, और OHSAS 18001 का मुख्य उद्देश्य क्या है। आने वाले लेक्चर्स में हम परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और एनर्जी आइसोलेशन पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स के लेक्चर 20 में। आज हम बात करेंगे बो टाई कट सेट्स फॉर एक्सीडेंट सिनेरियोस के बारे में। हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या बिल्डिंग में आग लगना एक बड़ा एक्सीडेंट सिनेरियो होता है। अगर आग लगती है तो उसके कई पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। इन्हें हम इवेंट ट्री और फॉल्ट ट्री एनालिसिस से समझते हैं। मान लीजिए फैक्ट्री में आग लगी। अब इवेंट ट्री हमें बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद क्या-क्या रास्ते निकल सकते हैं। सबसे पहले फायर डिटेक्शन सिस्टम काम करता है या फेल हो जाता है। अगर अलार्म सही से काम कर गया तो फायर स्प्रिंकलर या एक्सटिंग्विशर एक्टिवेट होंगे। अगर स्प्रिंकलर काम कर गया तो आग कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन अगर स्प्रिंकलर फेल हो गया तो आग फैल जाएगी और मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। इवेंट ट्री हमें स्टेप बाय स्टेप पॉसिबल आउटकम्स दिखाता है। अब हम देखते हैं ऑन साइट यानी फैक्ट्री के अंदर का फायर प्रोटेक्शन सिस्टम। टॉप इवेंट, ऑन साइट फायर प्रोटेक्शन सिस्टम फेलियर। इसके फेलियर के कारण हो सकते हैं अलार्म सिस्टम काम न करना, स्प्रिंकलर या एक्सटिंग्विशर फेल होना, वाटर पंप सप्लाई बंद हो जाना और इमरजेंसी रिस्पांस टीम की एब्सेंस। अगर इन कारणों को सही से आइडेंटिफाई करें तो एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। प्रिवेंटिव मेजर्स, अलार्म और स्प्रिंकलर का रेगुलर मेंटेनेंस, स्टैंड बाय वाटर पंप सिस्टम, फायर ड्रिल और प्रॉपर ट्रेनिंग। अब बात करते हैं ऑफ साइट यानी बाहरी मदद की, जैसे फायर ब्रिगेड या म्यूचुअल एड एजेंसीज। टॉप इवेंट, ऑफ साइट फायर प्रोटेक्शन सपोर्ट फेलियर। इसके कारण हो सकते हैं फायर ब्रिगेड टाइम पर न पहुंचना, कम्युनिकेशन फेलियर यानी फोन या वायरलेस का फेल होना, रोड ब्लॉकेज की वजह से डिले या रिसोर्सेज जैसे पानी और फोम का न मिलना। प्रिवेंटिव मेजर्स, नियरेस्ट फायर स्टेशन के साथ कोऑर्डिनेशन, इमरजेंसी, म्यूचुअल एड अग्रीमेंट, मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स और मॉक ड्रिल्स। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने सीखा इवेंट ट्री आग लगने के बाद पॉसिबल आउटकम्स दिखाता है। फॉल्ट ट्री, ऑन साइट फैक्ट्री के अंदर फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की वीकनेस और सॉल्यूशंस बताता है। फॉल्ट ट्री, ऑफ साइट बाहरी सपोर्ट की फेलियर्स और उनके मेजर्स बताता है। और कट सेट्स उन छोटे छोटे कारणों का कॉम्बिनेशन है जो मिलकर एक्सीडेंट को जन्म देते हैं। यही है बो टाई एनालिसिस की ताकत। ये हमें प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशंस दोनों को एक साथ समझने में मदद करता है।
अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो सेफ्टी प्रोफेशनल्स, आज मैं बो टाई मेथड और सेफ्टी बैरियर्स के बारे में बात कर रहा हूं कि वे खतरों को मैनेज करने में कैसे खास रोल निभाते हैं। बो टाई एनालिसिस रिस्क को देखने के लिए एक वन स्टॉप शॉप की तरह है। एक ऐसे डायग्राम की कल्पना करें जो बो टाई जैसा दिखता है। बाईं ओर मैं किसी खतरे के सभी पॉसिबल कारणों की लिस्ट बनाता हूं, साथ ही चीजों को शुरू में ही गलत होने से रोकने के लिए प्रिवेंटिव बैरियर्स भी। सेंटर में टॉप इवेंट होता है। इसे एक बड़ी घटना समझो, जैसे गिरना, आग लगना या मशीन खराब होना। दाईं ओर मैं उन कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता हूं अगर वह टॉप इवेंट होता है, और मिटिगेशन बैरियर्स जो इंपैक्ट को कम करने में हेल्प करते हैं। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक मचान पर एक वर्कर की कल्पना करो। टॉप इवेंट, वर्कर गिर जाता है। कारण हो सकते हैं मीडिया ग्रुप, मिसिंग गार्ड रेल ऑन स्कैफोल्ड, स्लिपरी कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म, वर्कर विदाउट सेफ्टी हार्नेस से स्टॉक ही डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, गार्ड रेल का न होना, फिसलन वाली सतह, हार्नेस न पहनना। गिरने से रोकने के लिए मैं लगाऊंगा मीडिया ग्रुप, इंस्टॉलेशन ऑफ गार्ड रेल्स ऑन स्कैफोल्ड, सेफ्टी बैरियर्स बीइंग सेट अप एट वर्क साइट, ई स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, गार्ड रेल, एंटी स्लिप सतह, सही पीपी। लेकिन मान लो कि गिरना फिर भी हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस, गंभीर चोट या काम रुकना हो सकते हैं, इसलिए मैं लगाता हूं मीडिया ग्रुप, सेफ्टी नेट इंस्टॉलेशन, फर्स्ट एड बीइंग एडमिनिस्टर्ड ऑन साइट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एट वर्क प्लेस, स्टॉक अ डिस्ट्रीब्यूट और इक्वली, सेफ्टी नेट, ऑन साइट फर्स्ट एड। यहां एक और है, ईओटी क्रेन ऑपरेशंस के दौरान मान लो मटेरियल क्रेन से गिर जाता है। कारण हो सकते हैं मीडिया ग्रुप, ओवरलोडेड क्रेन हुक, अनसेफ क्रेन ऑपरेशन, distracted crane operator, your stock will distribute equally, overloading, असुरक्षित हुक, एक लापरवाह ऑपरेटर, प्रिवेंटिव बैरियर्स, रेगुलर इंस्पेक्शंस, लॉर्ड इंडिकेटर्स, ऑपरेटर ट्रेनिंग। अगर मटेरियल फिर भी गिरता है तो मिटिगेशन में शामिल हो सकते हैं मीडिया ग्रुप, रिस्ट्रिक्टेड वर्क जोन बैरियर्स अराउंड क्रेन, वार्निंग साइंस इन इंडस्ट्रियल एरिया, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, रेस्ट्रिक्टेड वर्क जोन, हेलमेट, सेफ्टी शूज, एक इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। तो क्या समझ आया? बो टाई एनालिसिस मुझे और आपको कारण से कॉन्सिक्वेंस तक की एक क्लियर पूरी पिक्चर देता है, हर स्टेप पर कंट्रोल्स के साथ। यह रिस्क मैनेजमेंट और डिसीजन लेने के लिए एक पावरफुल टूल है। सेफ रहो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग के एक और लेक्चर 19 में। आज हम समझेंगे बो टाई एनालिसिस और कट सेट्स फॉर एक्सीडेंट सिनारियोज। ये तकनीक इंडस्ट्रियल सेफ्टी में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि किसी बड़े हादसे के पीछे कौन कौन सी छोटी छोटी घटनाएं और खराबियां जिम्मेदार हैं और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। बो टाई एनालिसिस एक ऐसा डायग्राम है जो बो टाई मतलब टाई के आकार जैसा दिखता है। इसके बीच में होता है मेन एक्सीडेंट इवेंट, मतलब वो घटना जो हमें रोकनी है। बाईं तरफ होता है फॉल्ट ट्री, यानी वो सभी संभावित कारण जो इस घटना तक ले जा सकते हैं। दाईं तरफ होता है इवेंट ट्री, यानी अगर घटना हो गई तो उसके बाद क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। मान लीजिए एक गैस प्लांट है और बीच का मुख्य घटना यानी टॉप इवेंट है गैस लीकेज। बाईं तरफ यानी फॉल्ट ट्री, गैस लीक होने के कारण हो सकते हैं वाल्व का खराब होना, पाइप का क्रैक होना, प्रेशर ज्यादा होना, ऑपरेटर की गलती या फिर मेंटेनेंस में कमी। दाईं तरफ यानी इवेंट ट्री, अगर लीक हो गई तो आगे के परिणाम हो सकते हैं आग लगना, विस्फोट होना, जहरीली गैस फैलना या फिर सेफ्टी सिस्टम एक्टिव होकर नुकसान को रोकना। एक्सीडेंट सीक्वेंस का मतलब है घटना तक पहुंचने का पूरा सफर, स्टेप बाय स्टेप। फॉल्ट ट्री लिंकिंग का मतलब है अलग अलग फॉल्ट ट्रीज को इन स्टेप्स के हिसाब से जोड़ना, ताकि हमें पता चल सके कि किस स्टेप पर कौन सी खराबी हुई। सबसे पहले वाल्व में लीक होता है,
फिर गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, उसके बाद गैस इग्निशन सोर्स के संपर्क में आती है और आखिर में विस्फोट हो जाता है। हर स्टेप का अलग फॉल्ट ट्री बनाया जाता है और फिर उन्हें लिंक कर दिया जाता है। कट सेट्स वो मिनिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फॉल्ट्स होते हैं जो मिलकर टॉप इवेंट को पैदा करते हैं। इनसे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि किन फॉल्ट्स को रोकना सबसे जरूरी है। मान लीजिए गैस लीक का एक कट सेट है, वाल्व फेलियर प्लस प्रेशर सेंसर फेलियर। अगर दोनों एक साथ फेल हो जाए तो गैस लीक जरूर होगी। तो हमें इन दोनों कंपोनेंट्स की सेफ्टी और मेंटेनेंस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए। बो टाई और कट सेट एनालिसिस से हम ये कर पाते हैं। 1. हैजर्ड के सभी कारण और परिणाम एक साथ देख सकते हैं। 2. क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3. प्रिवेंशन और मिटिगेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। 4. रिस्क को कम करने के लिए सबसे ज्यादा असरदार जगह पर रिसोर्स खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, बो टाई एनालिसिस और कट सेट टेक्निक हमें एक क्लियर रोड मैप देती है कैसे छोटे छोटे फॉल्ट्स को पहचानकर बड़े हादसों को रोका जा सकता है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में यह टूल किसी भी सेफ्टी इंजीनियर के लिए अनिवार्य है। आशा है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्रश्न 1. बो टाई विश्लेषण में इवेंट ट्री का इनिशिएटिंग इवेंट क्या कहलाता है? सही उत्तर है सेंट्रल इवेंट। बो टाई डायग्राम में बीच का हिस्सा टॉप इवेंट या सेंट्रल इवेंट कहलाता है। यह वही बिंदु होता है जहां सिस्टम का नियंत्रण खो जाता है, लेकिन नुकसान यानी एक्सीडेंट अभी नहीं हुआ होता। इवेंट ट्री में यही सेंट्रल इवेंट से शुरुआत होती है और आगे संभावित परिणाम दिखाए जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रेशर वेसल में दबाव का नियंत्रण खो जाना एक सेंट्रल इवेंट है। इसके बाद क्या होगा, जैसे लीकेज, विस्फोट वगैरह, ये सब इवेंट ट्री दिखाता है। प्रश्न 2. यदि डिवाइस 2 अपनी फंक्शन को डिवाइस 1 की बाउंड्री कंडीशन पर पूरा करता है तो डिपेंडेंसी को क्या कहते हैं? सही उत्तर है फंक्शनल कपलिंग। फंक्शनल कपलिंग तब होता है जब एक उपकरण का संचालन दूसरे उपकरण की स्थिति या सीमा पर निर्भर करता है, यानी डिवाइस 1 की स्थिति डिवाइस 2 की कार्यप्रणाली को प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक पंप केवल तभी काम करता है जब अपस्ट्रीम वाल्व खुला हो तो यह फंक्शनल कपलिंग कहलाता है। प्रश्न 3. 2 या अधिक कंपोनेंट एक ही समय पर फेल हो जाए या थोड़े अंतराल में तो उस फेलियर सेट को क्या कहते हैं? सही उत्तर है कॉमन कॉज कट सेट्स। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कॉमन कॉज फेलियर का मतलब है जब अलग अलग उपकरण एक ही कारण से फेल हो जाते हैं, और कट सेट व कॉम्बिनेशन होता है फॉल्ट ट्री में जो टॉप इवेंट को ट्रिगर करता है। कॉमन कॉज कट सेट वे कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एक साझा कारण से एक साथ विफल होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि बिजली जाने से 2 सेफ्टी वाल्व्स एक साथ बंद हो जाएं। प्रश्न 4. न्यूट्रल इवेंट्स को कॉमन कॉज कट सेट एनालिसिस में महत्वहीन क्यों माना जाता है? सही उत्तर है क्योंकि इनकी घटना की संभावना बहुत कम होती है। न्यूट्रल इवेंट्स दरअसल वे घटनाएं होती हैं जिनका कॉमन कॉज सिनारियो पर बहुत कम या लगभग नगण्य असर होता है। इनकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम होती है कि विश्लेषण में इन्हें शामिल करने से कैलकुलेशन तो जटिल हो जाता है, लेकिन परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इनको इग्नोर किया जाता है। प्रश्न 5. बूलियन लॉजिक में F बराबर है C + H + AB + DE। सही उत्तर है C + H + B + DE।
बूलियन लॉजिक में इसका मतलब है कि ए बी टर्म सिर्फ बी बन जाएगी, क्योंकि ए पहले से ट्रू है। बाकी टर्म्स वैसे ही रहेंगी, जैसे सी रहेगा सी, एच रहेगा एच और डीई भी डीई ही रहेगा। इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन है सी प्लस एच प्लस बी प्लस डीई। प्रश्न 6 पीआईज यानी प्रोबेबिलिटी इन्फ्लुएंसिंग एंटिटीज क्या है? सही उत्तर है एसएसबीज और कुछ पीएसबीज, दोनों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। पीआईई मतलब वे तत्व जो सेफ्टी बैरियर्स की रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस को प्रभावित करते हैं। एसएसबी यानी सेफ्टी सपोर्टिव बैरियर, जैसे अलार्म्स या मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं। वहीं पीएसबी मतलब प्रोटेक्टिव सेफ्टी बैरियर, जैसे फायर सप्रेशन सिस्टम्स होते हैं। कुछ पीआईज दोनों पर असर डालते हैं, इसलिए यह परिभाषा सबसे सही है। टॉप इवेंट की प्रोबेबिलिटी दिए गए फिगर के आधार पर सही उत्तर है 0.0544। विवरण: प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इवेंट ट्री एनालिसिस किया जाता है। P.text टॉप इवेंट, थीम P.text cause 1 on times, P.text barrier fail on times। मतलब 100 में से लगभग 5 बार यह घटना हो सकती है। प्रश्न 8 माइनर एक्सीडेंट सिनारियो की प्रोबेबिलिटी क्या है? सही उत्तर है 0.00486। विवरण: माइनर एक्सीडेंट सिनेरियो का मतलब है कि सेंट्रल इवेंट होने के बाद सेफ्टी बैरियर्स और मिटिगेशंस के चलते नुकसान छोटा ही रहता है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें सेंट्रल इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मिटिगेशन फेल की प्रोबेबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटी को आपस में गुणा करना होता है। डेटा डालने पर यह 0.00486 यानी 0.486% आता है, मतलब 1000 में लगभग 5 बार। अब पूरा सारांश टेबल। प्रश्न 1 सही उत्तर सेंट्रल इवेंट। कारण: इवेंट ट्री का इनिशिएटिंग इवेंट सेंट्रल इवेंट होता है। प्रश्न 2 सही उत्तर फंक्शनल कपलिंग। कारण: एक उपकरण का संचालन दूसरे की सीमा या स्थिति पर निर्भर करता है। प्रश्न 3 सही उत्तर कॉमन कॉज कट सेट्स। कारण: साझा कारण से एक साथ फेल होने वाले घटक। प्रश्न 4 सही उत्तर बहुत कम संभावना। कारण: न्यूट्रल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी नगण्य होती है। प्रश्न 5 सही उत्तर C प्लस H प्लस B प्लस DE। कारण: बूलियन सिंप्लीफिकेशन से यह एक्सप्रेशन बनता है। प्रश्न 6 सही उत्तर SSB और कुछ PSB। कारण: PIE दोनों प्रकार की बैरियर्स पर असर डाल सकते हैं। प्रश्न 7 सही उत्तर 0.0544। कारण: इवेंट ट्री प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन से प्राप्त। प्रश्न 8 सही उत्तर 0.00486। कारण: माइनर एक्सीडेंट की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग के इस खास लेक्चर में। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही काम का टूल, बो टाई एनालिसिस। ये टूल हमें हैजर्ड्स यानी खतरों को समझने, रोकने और अगर हो जाए तो उसका नुकसान कम करने में मदद करता है। बो टाई एनालिसिस का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका डायग्राम एक बो टाई यानी टाई के आकार जैसा दिखता है। बीच में होता है हमारा हैजर्ड यानी खतरा, बाईं तरफ होते हैं उसके कॉजेस यानी खतरा होने के कारण, और दाईं तरफ होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस यानी खतरा होने के बाद के परिणाम। उदाहरण, मान लीजिए आप एक केमिकल प्लांट में काम कर रहे हैं। यहां हैजर्ड है टॉक्सिक गैस लीक। इसके कारण हो सकते हैं वाल्व फेलियर, पाइप करोजन या ह्यूमन एरर, और इसके परिणाम हो सकते हैं वर्कर इंजरी, फायर या एनवायरमेंटल डैमेज। बो टाई एनालिसिस को सही से समझने के लिए कुछ खास शब्द जानना जरूरी है। 1 हैजर्ड
वो चीज या स्थिति जिससे नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल, टॉक्सिक गैस स्टोर्ड इन टैंक। 2. टॉप इवेंट, हैजर्ड के कंट्रोल फेल होने पर होने वाली मुख्य घटना। एग्जाम्पल, गैस लीकेज फ्रॉम द टैंक। 3. थ्रेट्स, वो कारण जो टॉप इवेंट को ट्रिगर करते हैं। एग्जाम्पल, पाइप क्रैक, ओवर प्रेशर, मेंटेनेंस फेलियर। 4. कॉन्सिक्वेंसेस, टॉप इवेंट के बाद होने वाले नुकसान। एग्जाम्पल, फायर, इंजरी, एनवायरमेंटल डैमेज। 5. प्रिवेंटिव बैरियर्स, खतरे को होने से रोकने के उपाय। एग्जाम्पल, प्रेशर रिलीफ वाल्व, इंस्पेक्शन, अलार्म सिस्टम। और आखिर में 6. मिटिगेशन बैरियर्स, खतरा होने के बाद नुकसान को कम करने के उपाय। एग्जाम्पल, गैस डिटेक्शन, इमरजेंसी शटडाउन, इवैक्यूएशन प्लान। बो टाई एनालिसिस सिर्फ एक डायग्राम नहीं, बल्कि रिस्क मैनेजमेंट का एक तरीका है। इसके जरिए हम खतरे और उसके कारण साफ साफ पहचानते हैं, सेफ्टी बैरियर्स की कमी ढूंढते हैं और प्रिवेंटिव व मिटिगेशन एक्शंस प्लान करते हैं। स्टेप्स: सबसे पहले हैजर्ड पहचानना, फिर टॉप इवेंट तय करना, उसके बाद थ्रेट्स और कॉन्सिक्वेंसेस की लिस्ट बनाना, प्रिवेंटिव और मिटिगेशन बैरियर्स जोड़ना और रेगुलर मॉनिटरिंग और रिव्यू करना। Case study: LPG gas storage tank. Hazard: LPG stored under pressure. Top event: LPG leakage. Threats: overpressure, valve failure, operator error. Consequences: explosion, fire injury, environmental damage. Preventive barriers: pressure relief valve, operator training, inspection. Mitigation barriers: gas detection alarm, fire suppression system, evacuation plan. तो दोस्तों, बो टाई एनालिसिस हमें एक ही जगह पर पूरे हैजर्ड के कारण, परिणाम और सेफ्टी बैरियर्स दिखा देता है। ये एक पावरफुल टूल है जो सेफ्टी मैनेजमेंट को आसान और प्रभावी बनाता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में, जहां हम समझेंगे फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी एफटीए का कॉन्सेप्ट और इसे कैसे बनाया जाता है। एफटीए यानी फॉल्ट ट्री एनालिसिस क्या है? फॉल्ट ट्री एनालिसिस या एफटीए एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी सिस्टम में होने वाली विफलता या फेलियर के संभावित कारणों को पहचानते हैं। इसे ट्री यानी पेड़ की तरह बनाया जाता है, जहां ऊपर या टॉप पर मुख्य फेल्योर होता है और नीचे उसकी वजह बनने वाली घटनाएं या इवेंट्स दिखती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर, वैसे ही एफटीए में सबसे ऊपर सिस्टम फेलियर होता है और नीचे उसकी वजहें। चलिए एक आसान उदाहरण लेते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग स्टाइल में। मान लीजिए कि एक कार है जो स्टार्ट नहीं हो रही, तो यही हमारा टॉप इवेंट है। अब हम फॉल्ट ट्री एनालिसिस बनाएंगे। इसके जो संभावित कारण हैं, उन्हें हम नीचे ब्रांच बनाकर देखेंगे। पहला, बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। दूसरा, फ्यूल खत्म हो सकता है। और तीसरा, स्टार्टर मोटर खराब हो सकती है। अब इन कारणों के भी अपने अपने कारण हो सकते हैं, यानी सब इवेंट्स। जैसे बैटरी डिस्चार्ज क्यों हुई? हो सकता है हेडलाइट ऑन रह गई हो या फिर बैटरी पुरानी हो गई हो। इसी तरह फ्यूल खत्म क्यों हुआ? शायद ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया या फिर फ्यूल गेज खराब हो गया। तो स्टार्टर मोटर आखिर खराब क्यों होती है? एक वजह हो सकती है वायरिंग में फॉल्ट और दूसरी वजह है ओवरहीटिंग। अब आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम कारणों को नीचे ब्रेक करते हैं, पूरा पेड़ बन जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि कहां दिक्कत हो सकती है और कैसे रोका जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं गेट सिंबल्स की, यानी एफटीए में इस्तेमाल होने वाले चिन्हों की। एफटीए में गेट्स होते हैं, जैसे एंड गेट
या फिर और गेट, इसका मतलब है कि सारी घटनाएं एक साथ होंगी तभी फेल्योर होगा। तो जब तक सब कुछ एक साथ फेल नहीं होता, सिस्टम चलता रहेगा। OR गेट, जिसे हम या गेट भी कहते हैं, इसमें किसी भी एक घटना से फेल्योर हो सकता है। मतलब अगर कोई भी एक चीज फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ऊपर के उदाहरण में अगर आपकी कार या तो बैटरी से या फ्यूल से स्टार्ट नहीं हो रही तो आप OR गेट लगाएंगे, और अगर कोई सिस्टम तभी फेल होगा जब दो फेल्योर साथ हों तो AND गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं FTA करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले समस्या यानी टॉप इवेंट तय करें। उसके बाद सभी संभावित कारण इकट्ठे करें। अब तीसरे स्टेप में गेट्स लगाकर उनका आपस में संबंध समझाएं। फिर इन सबको जोड़कर एक पेड़ बनाएं। और आखिर में एनालिसिस करें कि कौन कौन से रूट कॉजेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। बस इसी तरह FTA कंप्लीट होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे PSC कॉन्सेप्ट की, जो फेलियर मोड्स को समझने का एक तरीका है। इसमें सबसे पहले आता है P यानी प्राइमरी, जो कि मुख्य कारण होता है। S यानी सेकेंडरी, मतलब सहायक कारण, और C का मतलब है कंट्रीब्यूटिंग यानी योगदान देने वाला कारण। जैसे कार में मान लीजिए बैटरी खत्म हो जाए तो यह प्राइमरी कारण है। अब अगर वायरिंग खराब हो तो यह सेकेंडरी कारण हो गया, और फ्यूल गेज में अगर कोई गलती हो तो वो योगदान देने वाला कारण कहलाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इस पर डायग्राम बनाना या किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला FTA उदाहरण भी विस्तार से समझा सकता हूं। बताइए आगे कैसे चलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग कोर्स के लेक्चर 13 में। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक की, फॉल्ट ट्री एनालिसिस, गेट बाय गेट मेथड। और इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले फॉल्ट ट्री क्वांटिफिकेशन, फिर गेट बाय गेट मेथड, और आखिर में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉल्ट ट्री क्वांटिफिकेशन। फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी FTA एक ऐसा ग्राफिकल टूल है जो हमें किसी सिस्टम की खराबी के पीछे छिपे असली कारण ढूंढने में मदद करता है। क्वांटिफिकेशन का मतलब है हम ये मापते हैं कि टॉप इवेंट यानी सबसे बड़ी खराबी होने की कितनी संभावना है। इसके लिए हमें बेसिक इवेंट्स की फेलियर प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, मतलब हर छोटे कारण के फेल होने का चांस। गेट बाय गेट मेथड। फॉल्ट ट्री में दो सबसे कॉमन गेट होते हैं, OR गेट और AND गेट। OR गेट, अगर किसी भी एक कारण से सिस्टम फेल हो जाए तो फॉर्मूला है P बराबर P1 प्लस P2 माइनस P1 गुणा P2। AND गेट, अगर दोनों कारण एक साथ हों तभी फेलियर हो तो P बराबर P1 गुणा P2। गेट बाय गेट मेथड में हम नीचे से ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। पहले बेसिक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर हर गेट पर फॉर्मूला लगाकर टॉप इवेंट तक पहुंचते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक सिस्टम है और टॉप इवेंट है पावर फेलियर। इसके दो बेसिक कारण हैं, जनरेटर फेलियर जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1 और बैटरी फेलियर जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। अब केस 1 में अगर हमारे पास OR गेट है तो P टॉप होगा 0.1 प्लस 0.05 माइनस 0.1 गुना 0.05 यानी कि 0.145। और केस 2 में अगर हमारे पास AND गेट है तो P टॉप होगा 0.1 गुना 0.005 जो कि है 0.005। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि फॉल्ट ट्री क्वांटिफिकेशन कैसे की जाती है, गेट बाय गेट मेथड क्या है और इसे एग्जाम्पल के जरिए कैसे समझा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे और नॉलेज से भरे लेक्चर आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। ठीक है,
तो मैं आपको लेक्चर 15 इवेंट ट्री एनालिसिस यानी ETA को ऐसे समझाऊंगा जैसे किसी ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है, उदाहरण और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। इवेंट ट्री एनालिसिस एक फॉरवर्ड लुकिंग तकनीक है, यानी हम किसी शुरुआती घटना मतलब इनिशिएटिंग इवेंट से शुरू करके यह देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। यह फॉल्ट ट्री एनालिसिस के उलट है। FTA में हम फेलियर से शुरू करते हैं और पीछे के कारण ढूंढते हैं, जबकि ETA में हम घटना से शुरू करते हैं और आगे के परिणामों का अनुमान लगाते हैं। यह पता लगाना कि किसी घटना के बाद कितने संभावित रास्ते यानी पाथ बन सकते हैं, हर रास्ते की संभावना या प्रोबेबिलिटी निकालना और जोखिम कम करने के लिए सुधार के अवसर पहचानना। तो चलिए कुछ मुख्य शब्दावली समझते हैं। इनिशिएटिंग इवेंट यानी प्रारंभिक घटना। ये वो घटना है जो पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करती है, जैसे कि पावर फेलियर। बैरियर या सेफ्टी फंक्शन, ये वो सुरक्षा अवरोध हैं जो सिस्टम में लगे होते हैं और नुकसान को रोक सकते हैं। सक्सेस पाथ, मतलब जब ये सुरक्षा उपाय सही से काम करते हैं। फेलियर पाथ का मतलब है कि जब ये सुरक्षा उपाय फेल हो जाते हैं। आउटकम यानी अंतिम स्थिति, जो या तो सुरक्षित हो सकती है या फिर दुर्घटना में बदल सकती है। अब जानते हैं प्रक्रिया के मुख्य चरण। सबसे पहले इनिशिएटिंग इवेंट चुनना, जैसे कि किसी फैक्ट्री में गैस लीक होना। फिर सुरक्षा उपायों की पहचान करना, उदाहरण के लिए गैस डिटेक्टर, अलार्म, ऑटोमेटिक शटडाउन और इमरजेंसी वेंटिलेशन। इसके बाद इवेंट ट्री बनाना, मतलब शुरुआती घटना से दाईं ओर ब्रांच बनाना और हर ब्रांच में सक्सेस यानी S और फेलियर यानी F को दिखाना। फिर प्रोबेबिलिटी यानी संभावना असाइन करना। हर स्टेप पर सुरक्षा उपाय के सफल या असफल होने की संभावना तय करनी है। आउटकम निकालना, हर रास्ते का अंतिम परिणाम और उसकी संभावना निकालनी है। आखिर में इंटरप्रिटेशन यानी पता लगाना कि कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा जोखिम वाला है और कहां सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, अब थोड़ा मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए गैस डिटेक्टर के सफल होने की संभावना है 0.95, अलार्म के सफल होने की संभावना है 0.9, शटडाउन के सफल होने की संभावना है 0.85। अगर किसी रास्ते में डिटेक्टर S, फिर अलार्म S और फिर शटडाउन S है, तो उस पूरे रास्ते की संभावना होगी 0.95 गुणा 0.9 गुणा 0.85 यानी 0.72675 या फिर 72.675%। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए केस है रासायनिक प्लांट में अमोनिया गैस लीक। इनिशिएटिंग इवेंट है गैस लीक। बैरियर 1 गैस डिटेक्टर, बैरियर 2 अलार्म, बैरियर 3 ऑटो शटडाउन। अब इवेंट ट्री में अगर गैस डिटेक्टर S, अलार्म S और शटडाउन S, तो स्थिति सुरक्षित है। अगर गैस डिटेक्टर S, अलार्म S लेकिन शटडाउन F, तो आंशिक रिसाव हो सकता है। अगर गैस डिटेक्टर S, अलार्म F और आगे के कॉम्बिनेशंस ऐसे ही चलते रहते हैं, इसके बाद हर पाथ की संभावना निकालकर देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा खतरा किस सिनेरियो में है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग के कोर्स की। आज हम कवर करेंगे वीक 3 असाइनमेंट 3 के सभी प्रश्नों को विस्तार से, जो आधारित है फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी FTA और इवेंट ट्री एनालिसिस यानी ETA पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रश्न 1, PSSE कॉन्सेप्ट में प्राइमरी फेल्योर के कारण क्या होते हैं? विकल्प: पहला, अत्यधिक तनाव यानी एक्सेसिव स्ट्रेसेस। दूसरा, मानव त्रुटि यानी ह्यूमन एरर। तीसरा, अनजाने कंट्रोल सिग्नल्स। और चौथा, पहनना और टूट फूट। सही उत्तर है सभी विकल्प यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। व्याख्या: PSSE
यानी फिजिकल सिस्टम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्राइमरी फेल्योर के कारण हो सकते हैं स्ट्रेस, मैन मेड एरर, फॉल्स सिग्नल्स या मशीन की नेचुरल वियर एंड टियर। प्रश्न 2, फॉल्ट ट्री एनालिसिस में इवेंट सिंबल्स किसे दर्शाते हैं? विकल्प, पहला सिस्टम स्तर की विफलता, दूसरा कंपोनेंट स्तर की विफलता, तीसरा सब कंपोनेंट स्तर और चौथा पार्ट्स स्तर। सही उत्तर है पहला, सिस्टम स्तर की विफलता। व्याख्या, फॉल्ट ट्री सिस्टम लेवल फेल्योर का एनालिसिस है जहां हम यह देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स मिलकर एक बड़ी फेल्योर को जन्म देते हैं। प्रश्न 3, फॉल्ट ट्री एनालिसिस में अविकसित घटना यानी अंडर डेवलप्ड इवेंट को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? विकल्प, पहला सर्कल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा डायमंड और चौथा ओवल। सही उत्तर है तीसरा डायमंड। व्याख्या, डायमंड सिंबल यह दिखाता है कि इवेंट की जानकारी अधूरी है या विस्तार से विश्लेषण नहीं किया गया। प्रश्न 4, प्रायोरिटी एंड गेट में पीई कैसे निकाला जाता है? विकल्प हैं, पहला PB1 गुणा PB2 बटा 2 फैक्टोरियल, दूसरा PB1 जोड़े PB2 और उसमें से 2 गुणा PB1 गुणा PB2 घटा दें, तीसरा PB1 गुणा PB2 और चौथा PB1 जोड़े PB2 और उसमें से PB1 गुणा PB2 घटा दें। सही उत्तर है पहला विकल्प PB1 गुणा PB2 बटा 2 फैक्टोरियल। इसका कारण यह है कि प्रायोरिटी A&D गेट यह दर्शाता है कि दो घटनाएं एक विशेष क्रम में होनी चाहिए, इसीलिए उनकी संयुक्त संभावना को क्रम की वजह से फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। प्रश्न 5, कोई ऐसी घटना जो एक्सीडेंट की शुरुआत करती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं, पहला इनिशिएटिंग इवेंट, दूसरा पिवोटल इवेंट, तीसरा एक्सीडेंट सिनेरियो और चौथा मिसहैप। सही उत्तर है इनिशिएटिंग इवेंट। इनिशिएटिंग इवेंट वह पहली घटना होती है जिससे एक्सीडेंट सीक्वेंस शुरू होती है, यानी खतरे की नींव वहीं से रखी जाती है। प्रश्न 6, यदि A बराबर है 0.000076 और B बराबर है 0.0005, 6 और C बराबर है A जोड़े B, तो C की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विकल्प हैं, पहला 0.00132, दूसरा 0.07589, तीसरा 0.00034 और चौथा 0.00232। सही उत्तर है पहला विकल्प 0.00132। यहां पर सिंपल एडिशन किया जाता है क्योंकि दोनों इवेंट्स OR गेट से जुड़े हैं। PC शालाइंस PA जोड़ें PB, यानी 0.00076 जोड़ें 0.00056 और इसका उत्तर आता है 0.00132। प्रश्न 7, फिगर 2 के अनुसार कट सेट क्या होगा? विकल्प हैं, 1 A प्लस B प्लस C, 2 A प्लस BC, 3 AB प्लस C या 4 ABC। सही उत्तर है 4 ABC। कट सेट वे बेसिक इवेंट्स होते हैं जिनके साथ टॉप इवेंट हो सकता है। यहां पर सभी A, B और C एक साथ होने चाहिए। प्रश्न 8, कट सेट के आधार पर टॉप इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विकल्प है, 1 0.0001008, 2 0.0008807, 3 0.0018012 या 4 0.0077008। सही उत्तर है 1 0.0001008। इसकी व्याख्या यह है कि यदि A, B और C इंडिपेंडेंट हैं तो PABC बराबर है PA गुणा PB गुणा PEC। यही टॉप इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। प्रश्न 9, FV इंपॉर्टेंस के अनुसार A, B, C की रैंकिंग क्या होगी? विकल्प हैं, 1 A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, 2 A छोटा है B से, B छोटा है C से, 3 B बड़ा है C से, C बड़ा है A से या 4 C बड़ा है A से, A बड़ा है B से। सही उत्तर है 1 A बड़ा है B से,
B बड़ा है C से। FV यानी फोसल वेस्ली इंपॉर्टेंस में जिस इवेंट का टॉप इवेंट पर सबसे अधिक प्रभाव होता है उसकी रैंक सबसे ऊपर होती है। प्रश्न 10, इवेंट ट्री के अनुसार S2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विकल्प है 1 0.002604, 2 0.001862, 3 0.000098 या 4 0.00001822। सही उत्तर है 2 0.001862। व्याख्या यह है कि इवेंट ट्री में ब्रांच के आधार पर सभी प्रोबेबिलिटी को गुणा किया जाता है। S2 की सभी घटनाओं की संयुक्त प्रोबेबिलिटी है 0.001862। आज के वीडियो में हमने समझा फॉल्ट ट्री और इवेंट ट्री एनालिसिस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में। अगर आप कोर्स में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो बार बार देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। ठीक है, तो मैं आपको लेक्चर 15 इवेंट ट्री एनालिसिस यानी ETA को ऐसे समझाऊंगा जैसे किसी ट्रेनिंग सेशन में बताया जाता है, उदाहरण और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। इवेंट ट्री एनालिसिस एक फॉरवर्ड लुकिंग तकनीक है, यानी हम किसी शुरुआती घटना मतलब इनिशिएटिंग इवेंट से शुरू करके यह देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। यह फॉल्ट ट्री एनालिसिस के उलट है। FTA में हम फेलियर से शुरू करते हैं और पीछे के कारण ढूंढते हैं, जबकि ETA में हम घटना से शुरू करते हैं और आगे के परिणामों का अनुमान लगाते हैं। यह पता लगाना कि किसी घटना के बाद कितने संभावित रास्ते यानी पाथ बन सकते हैं, हर रास्ते की संभावना या प्रोबेबिलिटी निकालना और जोखिम कम करने के लिए सुधार के अवसर पहचानना। तो चलिए कुछ मुख्य शब्दावली समझते हैं। इनिशिएटिंग इवेंट यानी प्रारंभिक घटना, ये वो घटना है जो पूरी प्रक्रिया की शुरुआत करती है, जैसे कि पावर फेलियर। बैरियर या सेफ्टी फंक्शन, ये वो सुरक्षा अवरोध हैं जो सिस्टम में लगे होते हैं और नुकसान को रोक सकते हैं। सक्सेस पाथ, मतलब जब ये सुरक्षा उपाय सही से काम करते हैं। फेलियर पाथ का मतलब है कि जब ये सुरक्षा उपाय फेल हो जाते हैं। आउटकम यानी अंतिम स्थिति, जो या तो सुरक्षित हो सकती है या फिर दुर्घटना में बदल सकती है। अब जानते हैं प्रक्रिया के मुख्य चरण। सबसे पहले इनिशिएटिंग इवेंट चुनना, जैसे कि किसी फैक्ट्री में गैस लीक होना। फिर सुरक्षा उपायों की पहचान करना, उदाहरण के लिए गैस डिटेक्टर, अलार्म, ऑटोमेटिक शटडाउन और इमरजेंसी वेंटिलेशन। इसके बाद इवेंट ट्री बनाना, मतलब शुरुआती घटना से दाईं ओर ब्रांच बनाना और हर ब्रांच में सक्सेस यानी S और फेलियर यानी F को दिखाना। फिर प्रोबेबिलिटी यानी संभावना असाइन करना, हर स्टेप पर सुरक्षा उपाय के सफल या असफल होने की संभावना तय करनी है। आउटकम निकालना, हर रास्ते का अंतिम परिणाम और उसकी संभावना निकालनी है। आखिर में इंटरप्रिटेशन यानी पता लगाना कि कौन सा रास्ता सबसे ज्यादा जोखिम वाला है और कहां सुधार की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, अब थोड़ा मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं। मान लीजिए गैस डिटेक्टर के सफल होने की संभावना है 0.95, अलार्म के सफल होने की संभावना है 0.9, शटडाउन के सफल होने की संभावना है 0.85। अगर किसी रास्ते में डिटेक्टर S, फिर अलार्म S और फिर शटडाउन S है तो उस पूरे रास्ते की संभावना होगी 0.95 गुणा 0.9 गुणा 0.85 यानी 0.72675 या फिर 72.675%। चलिए एक उदाहरण लेते हैं।
मान लीजिए केस है रासायनिक प्लांट में अमोनिया गैस लीक। इनिशिएटिंग इवेंट है गैस लीक। बैरियर 1 गैस डिटेक्टर, बैरियर 2 अलार्म, बैरियर 3 ऑटो शटडाउन। अब इवेंट ट्री में अगर गैस डिटेक्टर S, अलार्म S और शटडाउन S तो स्थिति सुरक्षित है। अगर गैस डिटेक्टर S, अलार्म S लेकिन शटडाउन F तो आंशिक रिसाव हो सकता है। अगर गैस डिटेक्टर S, अलार्म F और आगे के कॉम्बिनेशंस ऐसे ही चलते रहते हैं, इसके बाद हर पाथ की संभावना निकालकर देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा खतरा किस सिनेरियो में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में, जहां हम समझेंगे फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी FTA का कॉन्सेप्ट और इसे कैसे बनाया जाता है। FTA यानी फॉल्ट ट्री एनालिसिस क्या है? फॉल्ट ट्री एनालिसिस या FTA एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी सिस्टम में होने वाली विफलता या फेलियर के संभावित कारणों को पहचानते हैं। इसे ट्री यानी पेड़ की तरह बनाया जाता है, जहां ऊपर या टॉप पर मुख्य फेल्योर होता है और नीचे उसकी वजह बनने वाली घटनाएं या इवेंट्स दिखती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक पेड़ की जड़ें नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर, वैसे ही FTA में सबसे ऊपर सिस्टम फेलियर होता है और नीचे उसकी वजहें। चलिए एक आसान उदाहरण लेते हैं, थोड़ा ट्रेनिंग स्टाइल में। मान लीजिए कि एक कार है जो स्टार्ट नहीं हो रही, तो यही हमारा टॉप इवेंट है। अब हम फॉल्ट ट्री एनालिसिस बनाएंगे। इसके जो संभावित कारण हैं, उन्हें हम नीचे ब्रांच बनाकर देखेंगे। पहला, बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है। दूसरा, फ्यूल खत्म हो सकता है और तीसरा, स्टार्टर मोटर खराब हो सकती है। अब इन कारणों के भी अपने अपने कारण हो सकते हैं, यानी सब इवेंट्स। जैसे बैटरी डिस्चार्ज क्यों हुई? हो सकता है हेडलाइट ऑन रह गई हो या फिर बैटरी पुरानी हो गई हो। इसी तरह फ्यूल खत्म क्यों हुआ? शायद ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया या फिर फ्यूल गेज खराब हो गया। तो स्टार्टर मोटर आखिर खराब क्यों होती है? एक वजह हो सकती है वायरिंग में फॉल्ट और दूसरी वजह है ओवरहीटिंग। अब आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम कारणों को नीचे ब्रेक करते हैं, पूरा पेड़ बन जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि कहां दिक्कत हो सकती है और कैसे रोका जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं गेट सिंबल्स की, यानी FTA में इस्तेमाल होने वाले चिन्हों की। FTA में गेट्स होते हैं जैसे एंड गेट या फिर और गेट। इसका मतलब है कि सारी घटनाएं एक साथ होंगी तभी फेल्योर होगा। तो जब तक सब कुछ एक साथ फेल नहीं होता, सिस्टम चलता रहेगा। OR गेट, जिसे हम या गेट भी कहते हैं, इसमें किसी भी एक घटना से फेल्योर हो सकता है। मतलब अगर कोई भी एक चीज फेल हो जाए तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ऊपर के उदाहरण में अगर आपकी कार या तो बैटरी से या फ्यूल से स्टार्ट नहीं हो रही तो आप OR गेट लगाएंगे, और अगर कोई सिस्टम तभी फेल होगा जब दो फेल्योर साथ हों तो AND गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों चलिए समझते हैं FTA करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले समस्या यानी टॉप इवेंट तय करें। उसके बाद सभी संभावित कारण इकट्ठे करें। अब तीसरे स्टेप में गेट्स लगाकर उनका आपस में संबंध समझाएं। फिर इन सबको जोड़कर एक पेड़ बनाएं। और आखिर में एनालिसिस करें कि कौन कौन से रूट कॉजेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। बस इसी तरह FTA कंप्लीट होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे PSC कॉन्सेप्ट की, जो फेलियर मोड्स को समझने का एक तरीका है। इसमें सबसे पहले आता है P यानी प्राइमरी, जो कि मुख्य कारण होता है। S यानी सेकेंडरी, मतलब सहायक कारण।
और सी का मतलब है कंट्रीब्यूटिंग यानी योगदान देने वाला कारण। जैसे कार में मान लीजिए बैटरी खत्म हो जाए तो यह प्राइमरी कारण है। अब अगर वायरिंग खराब हो तो यह सेकेंडरी कारण हो गया, और फ्यूल गेज में अगर कोई गलती हो तो वो योगदान देने वाला कारण कहलाएगा। अगर आप चाहें तो मैं इस पर डायग्राम बनाना या किसी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एफटीए उदाहरण भी विस्तार से समझा सकता हूं। बताइए आगे कैसे चलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंजीनियरिंग के कोर्स की। आज हम कवर करेंगे वीक 3 असाइनमेंट 3 के सभी प्रश्नों को विस्तार से, जो आधारित है फॉल्ट ट्री एनालिसिस यानी एफटीए और इवेंट ट्री एनालिसिस यानी ईटीए पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रश्न 1, पीएसएससी कॉन्सेप्ट में प्राइमरी फेल्योर के कारण क्या होते हैं? विकल्प: पहला, अत्यधिक तनाव यानी एक्सेसिव स्ट्रेसेस। दूसरा, मानव त्रुटि यानी ह्यूमन एरर। तीसरा, अनजाने कंट्रोल सिग्नल्स। और चौथा, पहनना और टूट फूट। सही उत्तर है सभी विकल्प यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। व्याख्या: पीएसएससी यानी फिजिकल सिस्टम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्राइमरी फेल्योर के कारण हो सकते हैं स्ट्रेस, मैन मेड एरर, फॉल्स सिग्नल्स या मशीन की नेचुरल वियर एंड टियर। प्रश्न 2, फॉल्ट ट्री एनालिसिस में इवेंट सिंबल्स किसे दर्शाते हैं? विकल्प: पहला, सिस्टम स्तर की विफलता। दूसरा, कंपोनेंट स्तर की विफलता। तीसरा, सब कंपोनेंट स्तर। और चौथा, पार्ट्स स्तर। सही उत्तर है पहला, सिस्टम स्तर की विफलता। व्याख्या: फॉल्ट ट्री सिस्टम लेवल फेल्योर का एनालिसिस है, जहां हम यह देखते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स मिलकर एक बड़ी फेल्योर को जन्म देते हैं। प्रश्न 3, फॉल्ट ट्री एनालिसिस में अविकसित घटना यानी अंडर डेवलप्ड इवेंट को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? विकल्प: पहला, सर्कल। दूसरा, रेक्टेंगल। तीसरा, डायमंड। और चौथा, ओवल। सही उत्तर है तीसरा, डायमंड। व्याख्या: डायमंड सिंबल यह दिखाता है कि इवेंट की जानकारी अधूरी है या विस्तार से विश्लेषण नहीं किया गया। प्रश्न 4, प्रायोरिटी एंड गेट में पीई कैसे निकाला जाता है? विकल्प हैं: पहला, PB1 गुणा PB2 बटा 2 फैक्टोरियल। दूसरा, PB1 जोड़े PB2 और उसमें से 2 गुणा PB1 गुणा PB2 घटा दें। तीसरा, PB1 गुणा PB2 और चौथा, PB1 जोड़े PB2 और उसमें से PB1 गुणा PB2 घटा दें। सही उत्तर है पहला विकल्प, PB1 गुणा PB2 बटा 2 फैक्टोरियल। इसका कारण यह है कि प्रायोरिटी A&D गेट यह दर्शाता है कि 2 घटनाएं एक विशेष क्रम में होनी चाहिए, इसीलिए उनकी संयुक्त संभावना को क्रम की वजह से फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। प्रश्न 5, कोई ऐसी घटना जो एक्सीडेंट की शुरुआत करती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं: पहला, इनिशिएटिंग इवेंट। दूसरा, पिवोटल इवेंट। तीसरा, एक्सीडेंट सिनेरियो। और चौथा, मिसहैप। सही उत्तर है इनिशिएटिंग इवेंट। इनिशिएटिंग इवेंट वह पहली घटना होती है जिससे एक्सीडेंट सीक्वेंस शुरू होती है, यानी खतरे की नींव वहीं से रखी जाती है। प्रश्न 6, यदि A बराबर है 0.000076 और B बराबर है 0.0005, 6 और C बराबर है A जोड़े B, तो C की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विकल्प हैं: पहला, 0.00132। दूसरा, 0.07589। तीसरा, 0.00034 और चौथा 0.00232। सही उत्तर है पहला विकल्प 0.00132। यहां पर सिंपल एडिशन किया जाता है क्योंकि दोनों इवेंट्स OR गेट से जुड़े हैं। PC शालाइंस PA जोड़ें PB यानी 0.00076 जोड़ें 0.00056 और इसका उत्तर आता है 0.001
3-2। प्रश्न 7, फिगर 2 के अनुसार कट सेट क्या होगा? विकल्प हैं 1 A + B + C, 2 A + BC, 3 AB + C या 4 ABC। सही उत्तर है 4 ABC। कट सेट वे बेसिक इवेंट्स होते हैं जिनके साथ टॉप इवेंट हो सकता है। यहां पर सभी A, B और C एक साथ होने चाहिए। प्रश्न 8, कट सेट के आधार पर टॉप इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विकल्प है 1 0.0001008, 2 0.0088807, 3 0.0018012 या 4 0.0077008। सही उत्तर है 1 0.0001008। इसकी व्याख्या यह है कि यदि A, B और C इंडिपेंडेंट हैं तो PABC बराबर है PA गुणा PB गुणा PC। यही टॉप इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। प्रश्न 9, FV इंपॉर्टेंस के अनुसार A, B, C की रैंकिंग क्या होगी? विकल्प हैं 1 A बड़ा है B से, B बड़ा है C से, 2 A छोटा है B से, B छोटा है C से, 3 B बड़ा है C से, C बड़ा है A से या 4 C बड़ा है A से, A बड़ा है B से। सही उत्तर है 1 A बड़ा है B से, B बड़ा है C से। FV यानी फोसल वेस्ली इंपॉर्टेंस में जिस इवेंट का टॉप इवेंट पर सबसे अधिक प्रभाव होता है उसकी रैंक सबसे ऊपर होती है। प्रश्न 10, इवेंट ट्री के अनुसार S2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? विकल्प है 1 0.0026004, 2 0.0016862, 3 0.0000998 या 4 0.0001822। सही उत्तर है 2 0.0001862। व्याख्या यह है कि इवेंट ट्री में ब्रांच के आधार पर सभी प्रोबेबिलिटी को गुणा किया जाता है। S2 की सभी घटनाओं की संयुक्त प्रोबेबिलिटी है 0.0001862। आज के वीडियो में हमने समझा फॉल्ट ट्री और इवेंट ट्री एनालिसिस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आसान भाषा में। अगर आप कोर्स में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो बार बार देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। नमस्ते, नमस्कार। मैं कपिल शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं एक सीरियस लेकिन जरूरी टॉपिक, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। सोचिए आप फैक्ट्री में हैं, मशीनें चल रही हैं, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन एक छोटी सी गलती बड़ा हादसा बन सकती है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए हमारे पास 2 सुपर हीरो हैं, CHAZOP और PHA। ये नाम सुनने में भारी लग सकते हैं, लेकिन असल में ये हमारी इंडस्ट्री के असली हीरो हैं। ये स्टडीज हमें सिखाती है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, और हमें हर अगर मगर के लिए तैयार करती है। आज मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि CHAZOP और PHA क्या है, कैसे काम करते हैं और क्यों जरूरी है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, सेफ्टी की इस मजेदार जर्नी की शुरुआत करते हैं। मिलिए हमारे पहले सुपर हीरो CHAZOP से। HAZOP यानी हैजर्ड एंड ऑपरेबिलिटी स्टडी। नाम भारी, काम आसान। इसे ऐसे समझिए जैसे चाय बनाना। हर स्टेप में सोचिए क्या गड़बड़ हो सकती है। CHAZOP एक टीम वर्क है जहां एक्सपर्ट्स मिलकर हर स्टेप पर सवाल उठाते हैं। क्या गलत हो सकता है? जैसे चाय में पानी कम या ज्यादा हो जाए तो स्वाद बिगड़ सकता है। फैक्ट्री में यही गलती बड़ा खतरा बन सकती है। CHAZOP का मकसद है छुपे हुए खतरों को पहचानना और उन्हें रोकना। इसमें गाइड वर्ड्स जैसे नो, मोर, LS, रिवर्स का इस्तेमाल होता है, जिससे हर स्टेप की जांच होती है। टीम संभावित खतरों की लिस्ट बनाती है और उनके समाधान सोचती है। बिल्कुल आसान। HAZOP की प्रक्रिया भी मजेदार है।
जैसे शो की स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले बनती है एक टीम, इंजीनियर, ऑपरेटर, सेफ्टी ऑफिसर, सबका रोल तय। टीम को मिलती है पूरी प्रोसेस की जानकारी, PNID यानी प्लांट का नक्शा। पूरी प्रक्रिया को छोटे हिस्सों, नोड्स में बांटा जाता है। हर नोड पर टीम गाइडवर्ड्स लगाकर पूछती है क्या होगा अगर फ्लो बंद हो जाए, ज्यादा हो जाए, उल्टा हो जाए। हर खतरे का विश्लेषण होता है, क्या परिणाम होंगे, कौन से सेफगार्ड हैं और क्या सुधार चाहिए। सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं और एक रिपोर्ट बनती है। यही है HZOP स्टडी। अब मिलिए HZOP के छोटे भाई से, PHA यानी प्रिलिमिनरी हैजर्ड एनालिसिस। PHA प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में किया जाता है, जब बस मोटा मोटी जानकारी होती है। जैसे नया घर बनाते वक्त सोचते हैं किचन कहाँ हो, आग से बचाव कैसे हो, वैसे ही PHA फैक्ट्री के लिए टीम खतरनाक मटेरियल, प्रक्रियाएं और उपकरणों की लिस्ट बनाती है। हर खतरे की गंभीरता और संभावना का अंदाजा लगाया जाता है, जैसे अमोनिया लीक होना। सबसे खतरनाक चीजों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है और शुरुआती सुरक्षा उपाय सुझाए जाते हैं। PHA सेफ्टी की नींव रखता है ताकि डिजाइन में ही बड़े खतरे पकड़े जा सकें। तो हमारे पास हैं दो सुपर हीरो, PHA और HZOP। दोनों का काम खतरों को पहचानना, लेकिन स्टाइल अलग। PHA शुरुआती स्टेज पर मोटे मोटे खतरे पकड़ता है, जैसे शो की ओपनिंग। HZOP डिटेल में जाकर हर छोटी छोटी गलती ढूंढता है, जैसे शो की पंच लाइन। PHA जल्दी होता है, छोटी टीम से कम समय में। HZOP में बड़ी टीम, ज्यादा समय और गहराई से एनालिसिस। PHA बताता है क्या गलत हो सकता है, HZOP बताता है कैसे और क्यों। दोनों मिलकर इंडस्ट्रियल सेफ्टी को मजबूत बनाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आज आपने जाना कि HZOP और PHA कैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी के सुपर हीरो हैं। PHA शुरुआत में बड़े खतरे पहचानता है, HZOP हर छोटी डिटेल की जांच करता है। दोनों मिलकर हमारी फैक्ट्री को सुरक्षित बनाते हैं। PHA नींव रखता है, HZOP इमारत मजबूत करता है। सेफ्टी सिर्फ इंजीनियर की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। HZOP और PHA को समझना और अपनाना हर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी, सही प्लानिंग और हम हर खतरे को टाल सकते हैं। तो चलिए वादा करें, सेफ्टी को हमेशा पहली प्राथमिकता बनाएं। सुरक्षित रहें। अलविदा।